हेलो स्टूडेंट्स। मैं एम एस पवार आपका श्री मिश्र से वार्ता ग्रुप में स्वागत करता हूं। आज हम रीट 2001 की तैयारी में लग रहे विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हैं, जो कि बटाना राज टेस्ट सीरीज का तृतीय जो टेस्ट है उसका समाधान। तो आगे बढ़ते हैं। बटाना राज तृतीय टेस्ट का जो सिलेबस है वो इस प्रकार है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला प्रश्न है, समताप मंडल में किस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। क्या कह रहे हैं, संताप मंडल में किस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। इस मंडल में जल वाष्प धूल आदि नहीं पाए जाते, तो ये संताप मंडल की विशेषता नहीं है, ये एक क्षोभ मंडल की विशेषता है। इस मंडल में तापमान तेजी से बढ़ता है, तो ये नहीं है। इसमें हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों की प्रधानता होती है, तो ये जो विशेषता है ये जो बाह्य मंडल है उसकी विशेषता है। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, तो यहाँ पर ये विशेषता वैसे तो क्षोभमंडल से शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि तापमान सबसे अधिक ठंडा जो तापमान रहता है ना, सबसे कम जो तापमान रहता है तो वो कहाँ पर रहता है, संताप मंडल में ही रहता है। तो लगभग -80 डिग्री तक यहाँ पर तापमान पहुँच जाता है। कहते हैं कि ये जो परत है वो सबसे ठंडी परत मानी जाती है, तो उत्तर इसका क्या होगा, डी। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध क्या है, उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री अंश पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त, ठीक है, ये बताना है। तो इसका उत्तर क्या है, कर्क रेखा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जो खींचा गया जो 23.5 डिग्री पर वृत्त है वो कौन सा है, कर्क रेखा है। और इसी प्रकार जो दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिण में खींचा गया जो वृत्त है वो कौन सा है, मकर रेखा है। और 66.5 डिग्री पर दक्षिण गोलार्ध में खींचा गया वृत्त है वो क्या है, आर्कटिक रेखा है। फिर तिथि रेखा, यह है प्रशांत रेखा, प्रशांत जो सागर है उसी में से खींची की एक काल्पनिक रेखा जो तिथि का निर्धारण करती है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ए, कर्क रेखा। अगला प्रश्न है, किस कारण प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता क्योंकि एक चंद्र ग्रहण अधिकतम 1 घंटा और 40 मिनट तक ही रहता है। ये बात तो सत्य है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, क्योंकि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होती है कि जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है तो यहाँ पर क्या लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है। लेकिन ये इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि चंद्रमा तथा पृथ्वी के अक्षों या ध्रुवों में 5 डिग्री का झुकाव पाया जाता है। तो इसका उत्तर ये होगा, 5 डिग्री का झुकाव का मतलब ये है चंद्रमा और पृथ्वी ये दोनों झुके हुए हैं अपने अक्षों पर, तो इनमें 5 डिग्री का क्या है, अंतर है। जितनी पृथ्वी झुकी हुई है उतना चंद्रमा नहीं झुका हुआ है। इस कारण क्या होता है कि प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता, क्योंकि सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। क्या, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाने से क्या हो जाती है, चंद्र ग्रहण की कंडीशन बनती है। तो उत्तर इसका सी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन छांटना भाई। वायुमंडल की ऊपरी सीमा लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, ये सही कथन है। वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैसें एवं ऊपरी स्तर में हल्की गैसों की प्रधानता होती है, ये बात सत्य है। वायुमंडल का 50% भाग 5.6 किमी की ऊंचाई तक सीमित है, तो ये बात सत्य है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ जल वाष्प की मात्रा
में वृद्धि होती जाती है। तो ये गलत है भाई। तथ्य क्या है? गलत है। तो उत्तर तो क्या होगा? डी होगा, क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ जल वाष्प में कमी आती जाती है, न कि वृद्धि होती जाती है। अगला प्रश्न, आग्नेय चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो आग्नेय चट्टानों की विशेषता को ढूंढना है। इन चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए होगा, प्राथमिक चट्टानें ही कहते हैं। प्राथमिक जब पहली चट्टानें हैं ये, कि जब भी पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो उस वक्त जो चट्टानें थी वो आग्नेय प्रकार की चट्टानें ही थी। ये चट्टानें परतदार होती थी। अवसाद चट्टानों को परतदार, या जो कायांतरिक चट्टानें होती हैं उनको कहते हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। तो अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। इन चट्टानों में पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, सीएनजी, कोयला, चिकनी मिट्टी, जिप्सम इत्यादि पाए जाते हैं। तो ये जो जीवाश्म का जो रूप है ये ही पेट्रोलियम गैस इत्यादि है। तो ये भी क्या है? अवसादी चट्टानों की विशेषता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए होगा। अगला प्रश्न है, भूपट्टी से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू जलमंडल वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वायुमंडल जो है उसमें तापमान की वृद्धि को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा सी। उत्तर होगा ग्रीन हाउस प्रभाव कहेंगे इसको। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं और परावर्तित हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं? परावर्तित हो जाती हैं, तब यहाँ पर एक आवरण बनता है। उस आवरण को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ पर जो सुनामी है ये समुद्र से संबंधित है। समुद्र में उठने वाली लहरों को सुनामी कहा जाता है। सौर तापन ये सूर्य से संबंधित है। भूकंपीय प्रभाव ये भूकंप से संबंधित है। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या है? सी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को कब लागू किया गया? तो इसका उत्तर है ए। 19 नवंबर 1986 को क्या किया गया? लागू किया गया। यहाँ पर लागू किया गया। और 23 मई को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को क्या किया? पारित किया गया था भाई संसद के द्वारा। और 5 जून 1972 में 5 जून से लेकर 16 जून तक ये संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक चली थी। उसमें पर्यावरण दिवस है ना वो मनाने का डिसाइड किया गया था। और 5 जून 1973 को पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था। तो वैसे इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या है? ए है। अगला प्रश्न है, कोर या फिर क्रोड प्रकार की चट्टानें अन्य चट्टानों से किस प्रकार भिन्न हैं? तो यहाँ पर जो क्रोड प्रकार की जो चट्टानें हैं उसकी विशेषता को ढूंढना है। इस परत में सर्वाधिक मात्रा में सिलिका तथा मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ये जो सीमा जो परत होती है उसकी विशेषता है। इस परत में ही सर्वाधिक चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। तो इसका उत्तर बी होगा। चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? करोड़ जो होती है उसी में ही पाया जाता है। इस परत की औसत गहराई 2900 किलोमीटर तक होती है। तो ये जो मेंटल जो होती है उसकी विशेषता है। इस परत में सर्वाधिक मात्रा में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। बेसाल्ट चट्टानें सबसे ज़्यादा जो पाई जाती हैं वो मेंटल परत में ही पाई जाती हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी होगा। अगला प्रश्न है, चक्रवात की विशेषता नहीं है। चक्रवात की उत्पत्ति दो विभिन्न तापमान वाली राशियों से होती है। ये बात सत्य है। दो विभिन्न तापमान वाली जो राशियाँ होती उनसे होती है। लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं कि चक्रवात की विशेषता नहीं बताना है। चक्रवात की आकृति अंडाकार होती है। ये बात सत्य है। इसकी आकृति कैसी होती है? अंडाकार ही होती है। चक्रवात की शक्ति को टी स्केल पैमाने पर मापा जाता है। ये टी स्केल पैमाने पर ही नापा जाता है। तो ये बात सत्य है। टाइफून अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया महासागर के
चक्रवात हैं। तो ये गलत कथन है। उत्तर क्या होगा? डी ही होगा। अमेरिका और यहाँ पर न होने वाला ये जो टाइफून है ये कहाँ पर होने वाला है? ये जो चीन सागर और जापान सागर है वहाँ पर आने वाले तूफान को चक्रवात को कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में इंद्रधनुष क्रांति से क्या अभिप्राय है? इंद्रधनुष क्रांति, तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी। यह सभी क्रांतियों का संयुक्त रूप है। तो ये बात सत्य है कि सभी जितनी भी क्रांतियां हैं उनका संयुक्त रूप क्या कहलाता है? इंद्रधनुष क्रांति कहलाता है। ये 2008 में इसका नामकरण हुआ था भाई। ठीक है। और यह क्रांति फलों से संबंधित है। जो फलों से संबंधित जो क्रांति है वो क्या है? सुनहरी क्रांति को कहते हैं, वो फलों से संबंधित है। यह क्रांति झींगा मछली तथा प्याज से संबंधित है। ये गुलाबी जो क्रांति है वो इससे संबंधित है। यह क्रांति तिलहन फसलों से संबंधित है। तो पीली जो क्रांति है वो तिलहन से संबंधित है और उसमें भी सरसों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव, सबसे सरसों में सबसे ज़्यादा सुधार हुआ है वो पीली क्रांति के द्वारा ही हुआ है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो तो है सी, क्योंकि ये है संयुक्त रूप से ये सब क्रांतियों की ही एक रूप है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण संबंधित असत्य कथन। गंगा डॉल्फिन को सन 2012 में राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया। तो ये बात सत्य है। 2012 में ही जो डॉल्फिन है उसको जलीय जीव का दर्जा दिया गया है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1 अप्रैल 1973 से भारत में लागू किया गया। तो ये बात सत्य है। ये जो तिथि है ये सही है। सन 1973 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी तथा बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया। ये भी बात सत्य है। वन तथा वन्य जीव सन 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची में जोड़ा गया। तो ये राज्य सूची में न जोड़कर ये समृद्धि सूची में जोड़ा गया। तो यहाँ पर बता दूं, जो वन तथा वन्य जीव संबंधित जो तथ्य था तो वो पहले किस में था? राज्य सूची में था। लेकिन 1976 के जो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे समृद्धि सूची में जोड़ दिया गया। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर क्या है? डी है। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा डबोक कहाँ पर है? तो इसका उत्तर है उदयपुर में है। और जो जयपुर का जो है ये है सवाई मान सिंह। और कोटा में भी है लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नहीं है। अजमेर में भी है लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा? उदयपुर। अगला प्रश्न है, प्रति चक्रवात की विशेषता है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, स्वच्छ आसमान। जब प्रति चक्रवात आता है तो क्या होता है? स्वच्छ आसमान होता है। और यहाँ जो तेज पवनें हैं ये तो चक्रवात के कारण होती है, न कि प्रति चक्रवात। और तीव्र वृष्टि भी किसकी विशेषता? चक्रवात की है, न कि प्रति चक्रवात की। तो इसका उत्तर क्या होगा? स्वच्छ आसमान। अगला प्रश्न है, जुलाई 1923 में किसान सभा पर हुए लाठीचार्ज में रूपाजी और कृपाजी धाकड़ शहीद हो गए। उक्त घटना किस आंदोलन से संबंधित है? तो जो इसका जो उत्तर है वो है बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन में रूपाजी और कृपाजी धाकड़ क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। ये घटना जुलाई में घटित है राजस्थान में। और यहाँ पर देखो नींबू चना किसान आंदोलन है, ये भी राजस्थान का एक आंदोलन है। और इसी को ही महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी थी। और बूंदी किसान आंदोलन भी और बिजोलिया किसान आंदोलन ये राजस्थान का सबसे बड़ा किसान आंदोलन है।
अगला प्रश्न है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा के एम मुंशी। के एम मुंशी का पूरा नाम है कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी, जिनका जन्म 1886 में हुआ था। और इन्होंने जो वृक्षारोपण जो उत्सव है इसको बढ़ावा दिया था। ठीक है। अब अमृता देवी, ये राजस्थान जो खेजड़ली है उससे संबंधित है। हम सब जानते हैं कि यहाँ पर 363 जो बिश्नोई लोग थे उन्होंने अपना बलिदान दिया था। और 1730 में घटित यह घटना अविस्मरणीय घटना है। वहाँ पर इन्होंने भी वृक्षों की क्या की थी, रक्षा की थी। ये विनोबा भावे ये वृक्ष प्रेमी हैं ये भी, और ये भी वृक्षों से संबंधित रहे, लेकिन जो इनके जो वृक्षारोपण जो उत्सव है इसके जन्मदाता नहीं रहे। सुंदरलाल बहुगुणा ये भी वृक्ष प्रेमी हैं। जो चिपको आंदोलन है वो इन्हीं के नेतृत्व में लाया गया था। सुंदरलाल जो बहुगुणा है इनके नेतृत्व में। हमारे प्रश्न का जो उत्तर है ये है कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी। अगला प्रश्न है, लाडनो प्रिंट किस जिले से संबंधित है? तो इसका उत्तर है नागौर। तो ये भी नागौर से संबंधित है लाडनो प्रिंट। और नागौर में ही गोल्डन प्रिंट नाम की भी एक कुचामन में भी स्थापित है, एक अन्य भी है। बाड़मेर में जो प्रिंट है वो है अजरक प्रिंट, जो बाड़मेरी चादरों के लिए काफ़ी फेमस है। चित्तौड़गढ़ में दो मुख्य हैं, एक तो जाजम प्रिंट और एक है अकोला प्रिंट जिसको दाबू प्रिंट कहते हैं। और राजसमंद में विशेष प्रिंट नहीं है। तो इसका उत्तर क्या है? नागौर। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की चट्टानें उच्च तापमान तथा उच्च दाब के कारण नया रूप धारण कर लेती हैं? तो इसका जो उत्तर है वो है सी, कायंत्रिक चट्टानें। कायंत्रिक चट्टानें जैसे संगमरमर है, ये एक कायंत्रिक चट्टान है जो उच्च दाब और उच्च तापमान के कारण अपना रंग रूप ही बदल लेती है। तो इसका उत्तर है कायंत्रिक चट्टान। अगला प्रश्न है, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? शांत क्षेत्र, तो इसका जो शांत क्षेत्र है वो चक्षु कहलाता है। चक्रवात का चक्षु। और केंद्र जहाँ से चक्रवात की उत्पत्ति होती है उसे केंद्र कहते हैं। और गर्त जो संभवतः है चक्रवात जहाँ पर चला जाता है, जहाँ या फिर जो जिसका चक्रवात का जो रास्ता है उसको क्या कहते हैं? घृत कहते हैं। और परिक्षेत्र जो जितने एरिए में उसका प्रभाव दिखता है उसको परिक्षेत्र कहते हैं। तो जो चक्रवात का जो शांत क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? चक्षु कहते हैं। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर की विशेषता नहीं है। चूना पत्थर जो खनिज है ना, इसकी विशेषता नहीं है। तो इसका जो उत्तर है वो है सी। क्या कह रहे हैं कि सर्वोत्तम किस्म का सीमेंट भीलवाड़ा जिले में पाया जाता है। तो यहाँ पर राजस्थान के भीलवाड़ा में न पाकर ये चित्तौड़गढ़ जिले में पाया जाता है, न कि भीलवाड़ा में पाया जाता है। अन्य देखते हैं, यह 3 प्रकार का होता है, केमिकल ग्रेड, स्टील ग्रेड और सीमेंट ग्रेड। ये बात सत्य है कि 3 प्रकार का सीमेंट पाया जाता है। तो यहाँ पर ये देखो कि जो केमिकल जो ग्रेड है ये जोधपुर में सबसे ज़्यादा, और स्टील ग्रेड है ये पाया जाता है अभी जैसलमेर जो जिला है ना उसमें पाया जाता है। और सीमेंट ग्रेड का अभी हमने चर्चा की थी कि भीलवाड़ा में न होकर चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है। यह सीमेंट उद्योग क्या कहते हैं? और इस्पात और चीनी परिशोधन के काम आता है। ये मात्र सीमेंट में न आकर इस्पात में और चीनी उद्योग में भी काम आता है, ये बात सत्य है। यह राजस्थान में पाए जाने वाला सर्वव्यापी खनिज है। तो सर्वोत्तम और सर्वाधिक पाए जाने वाला जो खनिज है वो चूना पत्थर वो राजस्थान में ही है, ये बात सत्य है। तो ये तीनों कथन सत्य हैं और ये गलत हैं। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी होगा। अगला प्रश्न है, रा बिकाजी व
रायसिंह की छतरियाँ कहलाती हैं। तो देवकुंडिया की जो छतरियाँ हैं वो कहलाती हैं बीकानेर देवकुंडिया की जो छतरियाँ हैं वो वहाँ पर राबिका जी और जो रायसिंह है इसकी बड़ी छतरियाँ हैं, विशेष छतरियाँ हैं, इसलिए इनको राबिका जी छतरियाँ और रायसिंह छतरियाँ भी कहते हैं। देवकुंडिया में बनाई गई हैं। शारबाग की जो छतरियाँ हैं ये कहाँ की छतरियाँ हैं? ये कोटा की छतरियाँ हैं। ये छत्र विलास छतरियाँ ये भी कोटा में स्थित हैं। केसरबाग की छतरियाँ ये बूंदी में स्थित हैं। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? देवकुंडिया की छतरियाँ। अगला प्रश्न है, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार गलत विकल्प है। राजस्थान में 0 से 6 वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत 15.5% है। तो ये सही है, 15.5% ही है। फिर राजस्थान में कुल साक्षरता 79.2% है। तो ये गलत है। तो यहाँ पर कितना है? ये 69, कितना है भाई? 69.1 एक प्रतिशत है भाई। ठीक है, कितना है? 69.1% है। ठीक है। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 है। सही बात है। राजस्थान की लिंगानुपात कितना है? 9:28। ये भी सत्य है। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी। अगला प्रश्न है, किस मंडल में ओजोन गैस बहुतायत में पाई जाती है कि अधिक पाई जाती है? तो इसका उत्तर है संताप मंडल में। संताप मंडल का वो जो ऊपरी हिस्सा है उसी को ही ओजोन परत कहते हैं। ओजोन गैस वहाँ पर ही पाई जाती है। ओजोन गैस जो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें, जो घातक किरणें होती हैं, उनको रोकने का काम करती है और पृथ्वी को अधिक गर्म होने से बचाती है, ठंडा रखने का काम करती है। तो इसका उत्तर क्या होगा? संताप मंडल। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सुमेलित के नीचे दिए गए कूट के आधार पर प्रश्न को क्या करें? हल करें और उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर सूची 1 में तो दे रखे हैं गैस और सूची 2 में दे रखे हैं वायुमंडल में मौजूदगी की, गैसों की मौजूदगी कितनी है। तो यहाँ पर ओजोन है, ओजोन नहीं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? ये पाया जाता है 20। और नाइट्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है। और फिर देखो कि जो आर्गन है ये कितना पाया जाता है? ये 0.93। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? ये सबसे कम है इसमें। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? सी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 0 डिग्री देशांतर को किस नाम से जानते हैं? 0 डिग्री देशांतर, देशांतर को किस नाम से नहीं जानते हैं? क्या है? नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर मध्यांश रेखा, हाँ ये जानते हैं, मध्यांश रेखा भी कहते हैं। और प्रधान यामोत्तर रेखा ये भी कहते हैं। और ग्रीनविच रेखा, हाँ ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। और भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा नहीं कहते। भूमध्य रेखा ये भी क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है, उसको कहते हैं। न कि देशांतर रेखा को कहते हैं, अक्षांश को कहते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत के भौतिक प्रदेश का बढ़ता क्रम। तो इसका उत्तर क्या है? मैदानी क्षेत्र सबसे अधिक, फिर पठारी क्षेत्र, फिर पहाड़ी क्षेत्र और फिर पर्वतीय क्षेत्र। तो यहाँ पर थोड़ा सा बता दूं, एक होता है बढ़ता क्रम और एक है घटता क्रम। तो यहाँ पर प्रश्न में क्या होना चाहिए था? घटता क्रम होना चाहिए था, तो तभी ये प्रश्न सही होता। ठीक है। तो इसी प्रकार के सबसे अधिक मैदानी क्षेत्र हैं और फिर पठारी क्षेत्र हैं और फिर पहाड़ी क्षेत्र हैं और फिर पर्वतीय क्षेत्र हैं। बढ़ता क्रम होता तो ये उल्टा होता, पहले पर्वतीय क्षेत्र होते, फिर पहाड़ी, फिर पठारी क्षेत्र, फिर मैदानी क्षेत्र होता। क्योंकि मैदानी क्षेत्र हैं वो 43% क्षेत्र पर फैले हुए हैं। और जो पठारी क्षेत्र हैं ये कितने पर फैला हुआ है? ये लगभग 27.7 पर फैला हुआ है। और जो पहाड़ी है ये क्षेत्र 18
10.6 कुछ पर फैला हुआ है, और बाद में जो पर्वतीय क्षेत्र है ये 10.7 पर फैला हुआ है। तो यहाँ पर बढ़ता न होकर घटता क्रम होना चाहिए था। समझ गए? तो इसका उत्तर तो क्या होगा? ए होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय की प्रमुख श्रेणी में नहीं मानी जाती है? तो ट्रांस हिमालय में नहीं माने जाने वाली, क्या करें? ट्रांस हिमालय में नहीं माने जाने वाली। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या है? शिवालिक। जो शिवालिक श्रेणी है ये हिमालय की है, और जो हिमालय है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? टेथी सागर से हुई है। और जो ट्रांस हिमालय है इसकी उत्पत्ति अंगारा लैंड से हुई है, जो कि लद्दाख श्रेणी भी किसके अंतर्गत आ जाती है? ट्रांस हिमालय में आ जाती है। जास्पर और काराकोरम श्रेणी है ये भी किस में आ जाती है? ट्रांस हिमालय में। तो यहाँ पर ट्रांस हिमालय वो हिमालय है जो टेथिस सागर से उत्पन्न हुए हिमालय से पहले ही यहाँ पर विद्यमान था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? शिवालिक। अगला प्रश्न है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, तो यह रेखा भारत के कुल 3 राज्यों में से होकर गुजरती है। ये तथ्य गलत है। 3 राज्यों में से नहीं, 5 राज्यों में से होकर गुजरती है। बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों में से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर 3 न होकर 5 होना चाहिए था। यह दक्षिणी एशिया मानक समय रेखा कहलाती है। तो ये गलत तथ्य है। यह रेखा ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। तो इसका उत्तर सही सी होगा। यह इस्लामाबाद के मुल्तान नामक जगह से गुजरती है। तो ये तथ्य गलत है। मुल्तान ये न होकर ये भारत के इस्लामाबाद जो उत्तर प्रदेश के हैं उसके मिर्ज़ापुर की जो नैनी नामक जगह है वहाँ से होकर गुजरती है। तो ध्यान देवे सभी, इसका उत्तर प्रश्न का जो उत्तर है वो तो क्या होगा? सी होगा। अगला प्रश्न है, कृषि प्रकार से संबंधित असमूलित कथन। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या है? बी, सेरीकल्चर, उद्यान बागवानी कृषि से संबंधित। तो ये उद्यान एवं बागवानी से संबंधित न होकर ये रेशम कीट होते हैं उनके पालन से संबंधित है सेरीकल्चर। और जो बाकी हैं एपी कल्चर, ये मधुमक्खी पालन से संबंधित सत्य है। और पीसी कल्चर ये है मत्स्य पालन और मछली पालन से संबंधित, ये सत्य है। वर्मी ये केंचुए से संबंधित है, ये भी बात सत्य है। तो हमारे प्रश्न का जो उत्तर है वो भी। अगला प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता से निम्न में से कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? पहला, यहाँ से मिट्टी से निर्मित स्केल प्राप्त हुए। तो ये मिट्टी से निर्मित स्केल ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, न कि गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। मछली पकड़ने का कांटा मिला है, ये मिला है। ताम्र निर्मित बरसी कुल्हाड़ी मिली है, ये भी मिली है। एक और त्रिशूल तथा दूसरी ओर अपोलो अंकित तांबे की मोहरें ये नहीं मिली। ये कहाँ से मिली हैं? ये आहड़ सभ्यता से मिली है। तो ये ग और ख, ये इसका उत्तर क्या होगा? ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती है? तो इसका उत्तर क्या होगा? तमिलनाडु होगा, क्योंकि तमिलनाडु जो दक्षिण भारत है उसमें तमिलनाडु इधर बना हुआ है और यहाँ पर क्या है? केरल है, और बीच में क्या है? इसके जो नीलगिरी है। जब भी मानसून ऐसे प्रवेश करता है तो यहाँ पर इसके जो वृष्टि छाया का जो बाधा के रूप में उत्पन्न होता है वो नीलगिरी हो जाती है, और तमिलनाडु में बरसात नहीं होती। तो इसका उत्तर क्या होगा? तमिलनाडु। राजस्थान में हो जाती है बारिश इससे, और कर्नाटक में भी हो जाती है, और पंजाब में भी हो जाती है। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान की पुरानी कसारी मिट्टी कहलाती है। तो इसका उत्तर क्या होगा? बांगर कहलाती है। तो यहाँ पर बता दूं मैं, खादर और बांगर
ये एक जैसी ही एक है, लेकिन खादर जो मिट्टी है ये नवीनतम मिट्टी होती, और जो खादर है, जो बांगर है, ये क्या होती है, पुरानी मिट्टी हो जाती है। जैसे मान लिया कि नदी है, नदी के जो पार्ट है, नदी के पार्ट में जो मिट्टी पड़ी हुई है वो तो होती है खादर। और जब नदी का प्रभाव बढ़ जाता है, फैलाव बढ़ जाता है, दूर दूर तक बाढ़ के द्वारा उसमें मिट्टी फैल जाती है, और यहाँ दूर जो मिट्टी होती है ना, उसी को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। और ये मिट्टी उपजाऊ होती है, इसमें जिप्सम इत्यादि भी पाए जाते हैं। और भांबर, भांबर जब नदी पहाड़ों से उतरती है, और पहाड़ों से उतरते ही वहाँ पर कंकर पत्थर इत्यादि को बिखेर देती है, तो उसको क्या कहते हैं, बांबर कहते हैं। तराई, ये पहाड़ी क्षेत्र के पास पास की जो जो नम भूमि होती है उसी को तराई कहते हैं। तो इसका प्रश्न का जो उत्तर है वो है क्या है, बांबर। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या है, कृष्णा नदी पर। ठीक है, और कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में नागार्जुन संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना एवं सूखा स्थान है? सूखा, शुष्क। तो इसका उत्तर क्या है, लेह। लेह ये जम्मू कश्मीर जो है उसका एक प्रांत है, एक क्षेत्र है, जहाँ पर क्या है कि अधिक शुष्कता पाई जाती है। ठीक है, अगर यहाँ पर इसमें ऑप्शन में अगर राजस्थान दे दिया जाता तो ये प्रश्न थोड़ा और भी जटिल हो जाता। तो इसका जो उत्तर है वो क्या है, लेह। अगला प्रश्न है, दुर्गों के प्रकार संबंधित असुलित कथन। गिरिदुर्ग एकांत में पहाड़ी पर हो तथा जल संचय प्रबंधन हो, सही व कथन है ये। सहाय दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो, तो ये गलत कथन है। सहाय दुर्ग ऐसे दुर्ग होते हैं जो सैनिकों के लिए बनाए जाते हैं, और जो जिसके चारों ओर खाई होती है उसको पारिक दुर्ग कहते हैं। जैसे कि लोहागढ़ जो दुर्ग है इसका उदाहरण है। वन औरण दुर्ग चारों ओर वन से ढका हुआ, तो सत्य कथन है ये। ऐरण दुर्ग खाई, कांटों तथा कठोर पत्थरों से युक्त, जहां पहुंचना कठिन हो, ये भी क्या है, सत्य कथन है। जैसे ये ऐरण दुर्ग रणथंबोर इसका उदाहरण है। तो हमारे प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या है, बी है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और कूट के आधार पर प्रश्न को हल कीजिए। पहली जो सूची है वो है परियोजना, और दूसरी सूची में दी हुई है संबंधित राज्य। तो यहाँ पर जो मेंटूर जो परियोजना है वो किससे संबंधित है, तमिलनाडु से। ब्यूराक्सी ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। नागार्जुन ये आंध्र प्रदेश, अभी चर्चा करके गए हैं पहले। हीराकुंड ये उड़ीसा से संबंधित है। तो इसका जो उत्तर होगा वो सी होगा। प्रश्न, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा खाली स्थान रिक्त स्थान क्षेत्र में होती है? तो इसका उत्तर है डी, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। मेघालय का नाम लेते ही तो ये तो विश्व में सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो मेघालय में ही होती है, हिमालय क्षेत्र में होती है, और पश्चिमी घाट में भी सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अगला प्रश्न, लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो इसका उत्तर है काली मिट्टी का। वैसे तो यहाँ पर बता दूं कि लगभग सभी मिट्टियों का निर्माण किससे होता है, लावा से ही हुआ था। लेकिन बाद में क्या हुआ, उनमें बदलाव आया, उसके कारण उनमें क्या क्या उन्हें अलग अलग इन मिट्टियों को बांटा गया है। जो मुख्यतः लावा के द्वारा जो निर्मित मिट्टी कही जाती है वो काली मिट्टी ही कही जाती है। लाल मिट्टी ऐसी मिट्टी है जहाँ पर शुष्कता पाई जाती है और पानी की कमी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी यह है नदियों के द्वारा लोड कर लाई हुई मिट्टी होती है। लेटराइट मिट्टी ये भारत के जो दक्षिणतम जो केरल और कर्नाटक का जो तट है वहाँ पर पाए जाने वाली ये मिट्टी है।
और ये निक्षेपण के द्वारा इस मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? काली मिट्टी। अगला प्रश्न, संगीत राज, रसिक प्रिय, नृत्य और रत्नकोश व सूड प्रबंध ग्रंथों की रचना किसने की थी? तो इसका उत्तर है ए, राणा कुंभा। जो महाराणा कुंभा था उनके द्वारा ये रचनाएं की गई थी। यहाँ पर बता दूं कि सूर्यमल मिश्र है, इसकी जो रचना है वो है वंश भास्कर, और चंद्र बरदई है, इसकी जो रचना है वो है पृथ्वीराज रासो, और नरपति नलहा, इसकी जो रचना है वो बिसलदेव रासो। तो ये भी मुख्य हैं, लेकिन हमारे प्रश्न का जो उत्तर है वो राणा कुंभा है। अगला प्रश्न, झारखंड में कोयला की खान स्थित है? तो इसका उत्तर है सी, झरिया में। तो यहाँ पर जमशेदपुर है, ये क्या है? ये टाटा नगरी कहा जाता है, टिस्को, जहाँ पर 1907 में टिस्को की स्थापना की गई थी। और रांची, ये झारखंड की क्या है? राजधानी। और लोहरदंगा, ये रांची के समीप एक शहर है। तो हमारे प्रश्न का जो उत्तर है वो झरिया है। अगला प्रश्न है, नाथ द्वारा शैली किस कारण अन्य शैलियों से भिन्न है? तो इसका उत्तर होगा डी, कृष्ण लीला, श्रीनाथ जी के विग्रह और राधा कृष्ण यशोदा के चित्र। तो यहाँ पर जो नाथ द्वारा जो शैली है इसमें इसकी प्रधानता है। ढोला मारूनाथ चरित्र, सुर सागर, रागमाला सेट, पंचतंत्र और कामसूत्र, ये जोधपुर शैली है, इसकी विशेषता है। शिकार के दृश्य, अंतःपुर, राजसी, साठ बाठ, ये जो बूंदी और बूंदी से मिलती जुलती जो देवगढ़ शैली है वहाँ की विशेषता है। फिर है दाढ़ी मूंछों युक्त वीरता का प्रभाव दिखता हुआ उग्र आकृति और बड़ी पगड़ी। तो ये बीकानेर का जो चित्र है उसकी प्रधानता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी। प्रश्न, मारवाड़ प्रजामंडल 1934 की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका उत्तर है जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास ने 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। और नैनूराम जो शर्मा है, इनके द्वारा कोट्टा कोट्टा जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना की थी इन्होंने भी 1934 में की थी। और श्री कांतिलाल, इन्होंने बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की थी 1931 में। और श्री किशन लाल जोशी, इन्होंने 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। हमारे प्रश्न का उत्तर क्या है? जय नारायण व्यास। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन धातु खनिज नहीं है? क्या है? धातु खनिज नहीं है। एक अधातु खनिज होते हैं और एक होते हैं धातु खनिज। तो यहाँ पर नहीं है, तो इसका उत्तर है सी, जिप्सम अधातु खनिज है, न कि धातु खनिज। इसी प्रकार जो बॉक्साइट है ये एल्यूमिनियम के साथ काम में लिया जाता है, तो ये धातु है। हेमेटाइट, यह है लोह का प्रकार है, लोहा को ही कहते हैं, लोहा क्या है? धातु है। और लिमोनाइट, ये भी धातु है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी। अगला प्रश्न है, किस कारण बाबा रामदेव पश्चिमी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता हैं? इसकी रचनाएं 24 वाणियाँ कहलाती हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए होगा, 24 वाणियाँ कहलाती हैं। लोग इन्हें सांपों के देवता जाहिर पीर के नाम से जानते हैं। तो जाहिर पीर और सांपों के देवता गोगा जी को कहते हैं। इसको प्लेग रक्षक देवता कहते हैं। तो प्लेग रक्षक देवता ये पाबू जी को कहते हैं। अजमेर में इनको धौलिया पीर के नाम से जानते हैं, धौलिया पीर तेजा जी को जानते हैं। तो हमारे प्रश्न का जो उत्तर है वो तो है ए,
24 वाणियाँ कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कर कीजिए। पहला कथन है, वितरण पश्चिमी घाटों के वर्षात्मक ढलान अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर उत्तरी पूर्वी भारत, पश्चिमी बंगाल का पूर्वी भाग और उड़ीसा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार। ठीक है, तो ये सही है। इस जंगल के पेड़ों की जो लकड़ी होती है वो सख्त होती है, सख्त का मतलब मजबूत होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न, एक वर्ष में अधिकतम अधिकतम कितने सूर्य ग्रहण हो सकते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है 7, कि एक वर्ष में यदि सूर्य ग्रहण अगर लगने चाहें तो कितने लग सकते हैं? अधिकतम 7 ही सूर्य ग्रहण लग सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि रिफाइनरी, जो तेल की जो रिफाइनरी है वो कहाँ पर लगाई गई थी? तो इसका उत्तर है बी, डिगबोई में। और ये डिगबोई असम राज्य में है। और यहाँ पर बता दूं कि एशिया की जो ये पहला ऐसा कुआं है जहाँ पर तेल निकाला गया था। और 1901 में यहाँ पर परिष्करण यंत्र की स्थापना कर दी गई थी, अर्थात रिफाइनरी की स्थापना कर दी गई थी। अगला प्रश्न, टिहरी बांध परियोजना की विशेषता है। टिहरी बांध जो उत्तराखंड में बनाया गया है पहाड़ों के ऊपर, उसकी विशेषता है, पहला, यह बांध भूकंप जोन वी के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर ए है, वी जोन के अंतर्गत आता है। ये जहाँ पर ये बांध बनाया गया ना, वो भूकंपीय क्षेत्र है। इस बांध की ऊंचाई 226 मीटर है। 226 मीटर ये जो ऊंचाई है वो किसकी है? बांखड़ा की है, न कि टिहरी बांध की। अगला है, अम्बकेश्वर परियोजना टिहरी परियोजना से संबंधित है। अम्बकेश्वर परियोजना टिहरी परियोजना से संबंधित नहीं है, यह नर्मदा परियोजना से संबंधित है। इस बांध से इंदिरा गांधी नहर निकाली जाती है। तो इंदिरा गांधी जो नहर है ये कहाँ से? ये हरिके बैराज से निकाली जाती है, जो सतलुज नदी पर निर्मित है। अगला प्रश्न है, तटीय मैदानों और उत्तरी भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा। तो इसका उत्तर है जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी है वो सबसे उपयुक्त मृदा मानी जाती है, सबसे उर्वर मृदा मानी जाती है। तो इसका उत्तर क्या होगा? बी। अगला प्रश्न, भारत के खनिज एवं उद्योग संबंधित असुमेलित तथ्य अर्थात गलत तथ्य क्या है? भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राजस्थान है। तो ये सत्य बात है, राजस्थान है। लौह अयस्क सबसे अधिक झारखंड राज्य में पाया जाता है। तो ये भी सत्य है। लिग्नाइट का सबसे अधिक भंडार तमिलनाडु में है। तो ये भी सही है। भारत के महाराष्ट्र राज्य से 2/3 रेशम प्राप्त होता है। तो 2/3 जो रेशम प्राप्त होता है वो कर्नाटक से होता है, न कि महाराष्ट्र से। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न का उत्तर क्या है? डी। अगला प्रश्न, राजस्थान मौसम विभाग की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो इसका उत्तर है जोधपुर। जयपुर नहीं होगा, क्या है? जोधपुर। अगला प्रश्न, एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? एयर इंडिया जो वायुयान का जो एयर इंडिया है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका उत्तर है मुंबई। कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में इनका मुख्यालय नहीं है, जबकि इनका संबंध इनसे तो है, लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। अगला प्रश्न, एकीकरण के अंतर्गत वृहद राजस्थान की स्थापना किस दिवस को की गई थी? तो इसका उत्तर है 30 मार्च 1949। 1949 को
जो चौथा जो एकीकरण हुआ था उसके चौथा चरण हुआ था उसके अंतर्गत हुई थी 30 मार्च 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को ये एकीकरण का 7वां चरण था, और 15 मई 1949 ये 5वां चरण था, और 18 अप्रैल 1948 को ये तीसरा चरण था। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या है? बी। अगला प्रश्न है, एक ऐसा नवाचार जो स्कूल समुदाय के मौजूद संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कर शिक्षा में छोटे या बड़े रूप में सुधार कर सके कहलाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? शून्य निवेश। शून्य का मतलब कि कम से कम निवेश करके जो किया जा सकता है वो है। तो इसका उत्तर है सी। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन स्वाध्याय के लिए निम्नलिखित में से किस शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए सर्वोत्तम स्थान है? तो इसका उत्तर है सी, पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक वो स्वाध्याय के लिए उत्तम सामग्री मानी जाती है। कंप्यूटर ये महंगा होता है। ब्लैक बोर्ड पर विस्तृत नहीं लिखा जा सकता है, और बुलेटिन बोर्ड इत्यादि ये भी इस विस्तृत अध्ययन के लिए पठित सामग्रियां नहीं है। तो पाठ्य पुस्तक सर्वोत्तम सामग्री है भाई। अगला प्रश्न, समावेशी विद्यालयों में सामाजिक अध्ययन कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षण अधिगम में प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर है सी, वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग। तो वैकल्पिक और जो प्रणालियां होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है अधिक से अधिक, और संसाधनों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे दृष्टिबाधित के लिए जैसे ब्रेल लिपि इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर है वैकल्पिक प्रणालियों और संसाधनों का प्रयोग। अगला प्रश्न है, छात्रों के लिए शिक्षण की समस्या नहीं है। बालक में सामाजिक संबंधी कुशलता का अभाव। तो ये नहीं है। फिर है, बालकों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होना। इसका उत्तर बी होगा भाई, कि बालकों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होना ये समस्या नहीं है। क्या है? समस्या नहीं। यहाँ कुशलता का अभाव होना ये समस्या हो सकता है। फिर है, सामाजिक अध्ययन के प्रति अलग अलग नकारात्मक दृष्टिकोण। हाँ, कि अलग अलग व्यक्ति और अलग अलग उनके विचार, उनके दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं। तो ये भी क्या हो सकती है? समस्या हो सकती है। बालकों की सामाजिक गतिविधियों के प्रति जागरूकता का अभाव। हाँ, जागरूक कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो समाज के प्रति जागरूक नहीं होते हैं। तो इसका उत्तर क्या है? बी होगा, बालकों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होना ये समस्या नहीं है शिक्षण की। अगला प्रश्न है, निम्न में से गामक कौशल संबंधी समस्या के लिए सत्य कथन नहीं है। गामक कौशल संबंधी समस्याएं विकलांग बच्चों में भी हो सकती हैं। तो ये सत्य कथन है कि जो गामक जो संबंधी जो समस्याएं ये विकलांग बच्चों में हो सकती हैं, और बालक में पठन और वर्तनी संबंधी समस्या सबसे अधिक होती है। तो ये उत्तर इसका ये होगा, बालक में पठन और वर्तनी संबंधी समस्या सबसे अधिक होती है, ये अधिक नहीं होती है। बालक अनियंत्रित एवं बेढंगी चाल से चलता है। तो ये भी नहीं है। बालक पेंसिल को सही ढंग से नहीं पकड़ पाता है। तो ये भी नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? बी होगा। अगला प्रश्न, बच्चों की अक्षमता से उत्पन्न अधिगम समस्या है। तो इसका उत्तर होगा संक्रामक रोग। ये संक्रामक रोग है, ये क्या है? कि क्षमता से उत्पन्न अधिगम समस्या है भाई। ठीक है, और अयोग्य शिक्षक, तो योग्य शिक्षक भी हो सकते हैं। उच्चारण करने की समस्या, उच्चारण है वो बार बार उच्चारित करके उसके उच्चारण सुधारा जा सकता है। कक्षा में खड़ा होने की समस्या, तो खड़ा होने की समस्या ये भी सही नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए होगा। आज का अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सी अध्यापन की समस्या नहीं है, अर्थात पढ़ाने की समस्या नहीं है? तो इसका उत्तर है सी, आर्थिक सहायता की समस्या। ठीक है, तो ये इसका उत्तर है
पाठ्यक्रम संबंधी समस्या नहीं हो सकती, और अध्ययन अध्यापन सामग्री की समस्या नहीं हो सकती, प्रभावी शिक्षण कौशल की समस्या नहीं हो सकती। तो इसका उत्तर क्या होगा? आर्थिक सहायता की समस्या। तो आज का हमारा जो समाधान है यही समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं बटाना राज का जो चौथा टेस्ट है उसके समाधान में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।